हेलो दोस्तों, नमस्कार। दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तीस जून 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अभ्यास प्रश्न है, कौन सा देश पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक PBP पहल का सदस्य नहीं है? ए जापान, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण कोरिया। इसका सही विकल्प है ए जापान। हाल ही में यूएस और उसके साझेदार देशों ने एक पार्टनर इन ब्लू पैसिफिक PBP पहल लॉन्च की है। इसमें यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके सदस्यों ने घोषणा की कि वे प्रशांत द्वीप समूह फोरम के साथ मजबूत संबंध बनाएंगे। अगला प्रश्न है, नासा का कॉपस्टोन मिशन है? ए चंद्रयान मिशन, ए चंद्र मिशन, बी शुक्र मिशन, सी मंगल मिशन, डी सोलर मिशन। इसका सही विकल्प है ए चंद्र मिशन। हाल ही में नासा एक कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया। इसे चंद्रमा की कक्षा का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भविष्य के अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी आधारित एंटीना के बिना उसके स्थान का निर्धारण करने में मदद कर सकता है। इसे अपने लक्षित चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वेतन प्रणाली पद्मा किसके लिए शुरू की गई है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन डी भारतीय सेना। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी भारतीय तटरक्षक बल। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए केंद्रीय वेतन प्रणाली पद्मा शुरू की गई है। पद्मा का पूरा नाम पे रोल ऑटोमेशन मॉड्यूल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेज है। यह लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वेतन एवं भत्तों का समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा। इस मॉडल को रक्षा लेखा विभाग के तत्वावधान में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु का संस्थापक किसे माना जाता है? ए नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, बी फ्रांसिस डे, सी होयसल राजा विष्णुवर्धन, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है ए नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। जल्द ही बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। वह 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के एक सरदार थे। इन्होंने पेयजल और कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर में लगभग 1000 झीलों का विकास कराया था। अगला प्रश्न है, खबरों में चर्चित शब्द हर्मिट क्या है? एक पक्षी प्रजाति, एक साइवेयर, एक ह्यूमनॉइड रोबोट, एक विंडो सॉफ्टवेयर। इसका सही विकल्प है एक स्पाईवेयर। खबरों में रहा हर्मिट एक स्पाईवेयर है। हाल ही में इटली और कजाकिस्तान में आईफोन एवं एंड्रॉयड डिवाइस में हर्मिट स्पाईवेयर के अटैक के मामले प्रकाश में आए हैं। इस स्पाईवेयर को इटली के
RCS लैब ने विकसित किया है। एक बार फोन में प्रवेश के बाद यह सभी मुख्य ऐप्स से डेटा को नियंत्रित और ट्रैक कर सकता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ए, इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के तहत की गई। बी, राज्यों के वित्त मंत्री इस परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही विकल्प है ए, केवल एक। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक शुरू की गई। जीएसटी परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279(1) के तहत की गई है। इस परिषद की संरचना इसके अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, इसे 600 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा। दूसरा, यह MSME को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उद्योग 3.0 को प्रसारित करेगी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही विकल्प है न तो एक और न ही दो। प्रधानमंत्री मोदी 30 जून को विज्ञान भवन नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसी दौरान वे रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस योजना को लॉन्च करेंगे। इसे 6000 करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के पूरक है, जो नवाचार और नए व्यवसायों को बढ़ावा देगी। यह MSME को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तकनीकी उपकरण एवं उद्योग 4.0 को प्रसारित करेगी। अगला प्रश्न है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए, नई दिल्ली, बी, कोलंबो, सी, काठमांडू, डी, ढाका। इसका सही विकल्प है ए, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में आतंकवाद से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेशेल्स ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल कार्यक्रम जनजातीय मंत्रालय और किस कंपनी की एक साझा पहल है? ऑप्शन ए, मेटा, बी, अमेजन, सी, माइक्रोसॉफ्ट, डी, गूगल। इसका सही विकल्प है ए, मेटा। हाल ही में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल कार्यक्रम का दूसरा फेज लॉन्च किया गया। यह जनजातीय मंत्रालय और मेटा की एक साझा पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करना है। अगला प्रश्न है, रिम्पेक 2022 कहाँ आयोजित होगा? ए, जापान, बी, USA, सी, भारत, डी, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही विकल्प है बी, USA। हाल ही में INS सतपुड़ा रिम्पेक 2022 अभ्यास में
भाग लेने के लिए हवाई द्वीप के पर्ल हार्बर पहुंचा। पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक नौसैनिक बेस है। रिम्पैक अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अभ्यास है। INS सतपुड़ा एक स्वदेशी रूप से निर्मित 6000 टन का निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। अगला प्रश्न है, लिविंग लैंडर्स चार्टर किससे संबंधित है? A यूनाइटेड नेशन, B कॉमनवेल्थ नेशन, C G7, D आसियान। इसका सही विकल्प है B कॉमनवेल्थ नेशन। हाल ही में सभी 54 कॉमनवेल्थ सदस्यों ने भावी पीढ़ियों के लिए लिविंग लैंडर चार्टर को अपनाया। इसलिए इसमें कहा गया कि सदस्य देश वैश्विक भूमि संसाधनों की रक्षा करने के साथ साथ भूमि क्षरण को रोकना है। इसका उद्देश्य समस्त देश को 3 रियो सम्मेलन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समर्थन देना है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन CBD होता है। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC है। अगला प्रश्न है, अब आज के कुछ चर्चित तथ्य को जान लेते हैं। आज चर्चा का विषय है, कल PC महानवोलिस की जयंती मनाई गई, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। PC महानवोलिस कौन थे और इनका 5 ईयर प्लान में क्या योगदान था, इनके बारे में हम जान लेते हैं। 29 जून को PC महानवोलिस की जयंती मनाई जाती है। इनका पूरा नाम प्रसाद चंद महानवोलिस था। इनका जन्म 29 जून 1893 को कलकत्ता में हुआ था। इनका निधन 28 जून 1972 को तत्कालीन कलकत्ता में हुआ था। इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। इनके जन्म दिवस 29 जून को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। PC महानवोलिस का योगदान अब जान लेते हैं। इन्होंने 1931 में कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। महानवोलिस ने योजना आयोग को आकार दिया और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिए पद्धति का बीड़ा उठाया है। इसके अलावा 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की भी स्थापना की। यह 1955 से 1967 तक योजना आयोग के सदस्य रहे हैं। महानवोलिस ने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो 1956 से 1961 थी, तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने भारत में औद्योगिकीकरण और विकास का खाका तैयार किया है। इन्होंने 2 डेटा सेंटरों के बीच तुलना का एक उपाय तैयार किया, जिसे अब महानवोलिस डिस्टेंस कहा जाता है। इन्होंने एक सांख्यिकी पद्धति भी तैयार की, जिसे फैक्टाइल ग्राफिकल विश्लेषण कहा जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की तुलना करने के लिए किया जाता था। इन्होंने उड़ीसा में बाढ़ से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया। 1926 में अपने निष्कर्ष पर प्रकाशित किए। यह विश्लेषण बाद में महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण के आधार बन गया है। 1947 से 1951 तक इन्होंने सैंपलिंग पर संयुक्त राष्ट्र उप आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1949 में इन्हें भारत सरकार का मानद सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त किया गया। 1968 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मानों में एक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला चर्चा का विषय है, स्वदेशी लेजर गाइडेड ATGM का सफल परीक्षण। इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया, इसके बारे में जान लेते हैं और ये क्या है। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय सेना ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण काराकोरम रेंज से
अमर्डन आर्मड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर के सहयोग से किया गया। यह लेजर गाइडेड ATGM स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। इस टैंक में विध्वंसक निदेशक मिसाइल ATGM का प्रशिक्षण मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन से किया गया है। टेलीमेट्री सिस्टम में मिसाइल के संतोषजनक उड़ान प्रदर्शन के रिकॉर्ड किया। इस प्रणाली का विकास आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की एक महत्वपूर्ण दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लेजर गाइडेड ATGM के सफल विकास में MBT अर्जुन के मारक क्षमता में वृद्धि होगी। परीक्षण के साथ ATGM की न्यूनतम से अधिकतम सीमा तक लक्ष्यों को शामिल करने की क्षमता स्थापित की गई है। ATGM को मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के तहत विकसित किया गया है। बता दें कि इसमें वर्तमान में MBT अर्जुन की 120 mm राइफल गन की तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण चल रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल होती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना। जिसे DRDO ने एंटी टैंक मिसाइल प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला को डिजाइन और विकसित किया है। इनमें MBT अर्जुन के लिए नाग, हेलना, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल शामिल हैं। अब DRDO क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन भारत का एक रक्षा मंत्रालय का एक एडी विंग है। इसका विजन आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों तथा महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भर हासिल करना है। इसका गठन 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय के सम्मेलन से किया गया था। अगला चर्चा का विषय है गोल्ड 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत। अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई है और कौन इसे शुरू किया, किस राज्य में शुरू किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। गोल कार्यक्रम का पूरा नाम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स है। गोल 2.0 पहल का मकसद देश के जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 10 लाख युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना भी है। यह सामाजिक रूप से हाशिए पर युवाओं हेतु अवसर का लाभ उठाने के लिए एक सेतु के रूप में काम करेगा। गोल 2.0 कार्यक्रम क्या है? यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय और मेटा की एक संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम के मूल लक्ष्य जनजातीय समुदाय को जोड़ना और उन्हें कुशल बनाना, क्षमता विकसित करना और अपने समुदायों के जीवन में बदलाव लाना है। यह कार्यक्रम चिन्हित किए गए गोल प्रतिभागियों की मेटा बिजनेस कोच व्हाट्सएप आधारित लर्निंग बाट तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। इससे प्रतिभागियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने के बारे में कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा एंटी स्कैमिंग शिक्षा, ऑनलाइन सुरक्षित रहना, गलत सूचना का मुकाबला कैसे करें विषयों पर सत्र होगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर जैसे 9 भाषाओं में फेसबुक लाइव सत्र भी होगा। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम क्या है? इसे जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय मेटा और फेसबुक द्वारा 15 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के युवाओं और महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म की पूरी क्षमता का उपयोग करके सामुदायिक विकास को बढ़ावा और नेतृत्व कौशल में सशक्त बनाना है। इसके अलावा 5 वर्षों में आदिवासियों को 5000 युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
इसमें डिजिटल साक्षरता, जीवन कौशल, नेतृत्व और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में 7 महीने में मेंटरशिप शामिल है। यह आदिवासी जिला में सबसे कमज़ोर समुदायों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला चर्चा का विषय है पद्मा वेतन प्रणाली का शुभारंभ। अब पद्मा वेतन प्रणाली क्या है, पद्मा वेतन प्रणाली से लाभ किस किस को है, इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA ने भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक केंद्रीय वेतन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस वेतन प्रणाली को पद्मा नाम दिया गया है। पद्मा का पूरा नाम जैसे पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिस्टर्बमेंट ऑफ मॉनेटरी अलाउंस है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल और इससे डिजिटल इंडिया की अवधारणा में मजबूती होगी। पद्मा के बारे में जान लेते हैं। नवीन तकनीकी वाला एक स्वचालित वेतन और भत्ते मॉड्यूल है। यह मॉड्यूल रक्षा लेखा विभाग के तत्वाधीन विकसित किया गया है। इसमें वेतन लेखा कार्यालय तटरक्षक नोएडा द्वारा संचालित किया जाएगा। यह लगभग 15,000 भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वेतन और भत्ता का निर्बाध और समय पर वितरण प्रदान करेगा। पद्मा के बारे में जान लेते हैं। पद्मा नवीनतम तकनीकी वाला एक स्वचालित वेतन और भत्ते मॉड्यूल है। ये हम बात कर चुके हैं। यह केंद्रीय वेतन प्रणाली CPS की शुरुआत को चिन्हित करता है। साथ ही यह रक्षा लेखा विभाग मुख्यालय द्वारा मंत्रालय के तहत सभी संगठनों के लिए एक स्टाफ पे अकाउंटिंग समाधान सुनिश्चित करेगा। मतलब है कि पूरे मॉडल को डोमेन विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय उद्यमियों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। केंद्रीय वेतन प्रणाली CPS क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न CPS का स्वामित्व और संचालन किया जाता है। यह निम्नलिखित है, जैसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS सिस्टम। यह देश की लार्ज वैल्यू भुगतान प्रणाली है और इसे मार्च 2004 में पेश किया गया था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT प्रणाली क्या है? यह एक खुदरा भुगतान प्रणाली है और इसे नवंबर 2005 में विकसित किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जान लेते हैं। यह एक बहुमिशन संगठन है और 1978 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल का उद्घाटन किया था। संगठन का नेतृत्व महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल करते हैं और इसके कार्यों में समुद्री सुरक्षा, नागरिक सहायता, तस्करी को रोकना, आपदा प्रबंधन में भूमिका, अपतटीय संपत्ति की सुरक्षा आदि शामिल है। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। इसका आदर्श वाक्य वयम रक्षामः है। मतलब है कि प्रभावी कमान और नियंत्रण के लिए भारत के समुद्री क्षेत्रों को 5 तटरक्षक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व तथा अंडमान और निकोबार है। अगला चर्चा का विषय है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका और इसके सहयोगी देशों ने पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक एक पहल शुरू की है। अमेरिका के अलावा इस पहल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हैं। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के छोटे द्वीप राष्ट्रों के साथ प्रभावी एवं कुशल सहयोग को बढ़ावा देना है। पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक पहल के विषय में यह पैसिफिक क्षेत्र में मौजूद द्वीप राष्ट्रों का समर्थन करने तथा क्षेत्र में राजनयिक एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु 5 देशों का एक औपचारिक तंत्र है। इस पहल के माध्यम से निकट सहयोग के जरिए प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि, लचीलापन एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसके माध्यम से पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास भी किया जाएगा। इस पहल के तहत सदस्य देश मुख्य तौर पर जलवायु संकट, संपर्क एवं परिवहन, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य,
समृद्धि और शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी सहयोग करेंगे। ध्यातव्य है कि चीन इस क्षेत्र में छोटे छोटे द्वीप देश को समझौता करके अपने वर्चस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की यह पहल है कि चीन का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का महत्व। साल 2019 की एक रणनीति रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इंडो पैसिफिक को अमेरिका के भविष्य हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कहा है। इस क्षेत्र में दुनिया की आधे से अधिक आबादी निवास करती है। इसके अलावा दुनिया की 10 सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से 7 इंडो पैसिफिक मौजूद हैं और इस क्षेत्र में 6 देश के पास परमाणु हथियार भी है। अगला चर्चा का विषय नितिन गुप्ता बने CBDT के नए अध्यक्ष। हाल ही में नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नितिन गुप्ता 1986 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी हैं। नए अध्यक्ष के सामने प्रमुख कार्यों में से एक वित्त वर्ष 2023 के लिए केंद्र के 14.2 ट्रिलियन प्रत्यक्ष कर राजस्व संग्रह के लक्ष्य को पूरा करना है। CBDT के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन 1964 में किया गया। CBDT के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। इसका प्रथम अध्यक्ष है जमुना प्रसाद सिंह। CBDT के अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन कार्यकाल की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। CBDT के कार्य क्या हैं? आयकर विभाग की प्रशासनिक योजना के रूप में कार्य करना, भारतीय राजस्व सेवा के सलाहकार और विवेक रक्षक के रूप में, संयुक्त राष्ट्र और OECD के महत्वपूर्ण कर आधारित सम्मेलनों में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्य आयकर आयुक्त और आयकर आयुक्त के संवर्ग में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग करना, भारत के वित्त मंत्री को सलाह देना, जन शिकायतों का निस्तारण करना, संकट के समय प्रशासन को निरंतरता और स्थिरता का तत्व प्रदान करना है। अगला है चर्चा का विषय हमारा डाक कर्मयोगी ई-लर्निंग पोर्टल। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में डाक विभाग का एक ई-लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण के तहत विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से तकरीबन 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों व विभागीय कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह सभी प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन या मिश्रित मोड में समान मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा। अंतिम मूल्यांकन के सफल समापन पर एक प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से प्रशिक्षु के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। मिशन कर्मयोगी के विषय में जान लेते हैं। मिशन कर्मयोगी को 20 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय नौकरशाही में सुधार और भविष्य के लिए सिविल सेवकों को तैयार करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए व्यक्तिगत, संस्थागत एवं प्रतिक्रियात्मक स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र का व्यापक सुधार करना है। अगला है स्वदेशी mRNA वैक्सीन को CDGI की मंजूरी। हाल में भारत के औषधि मंत्रालय DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। यह भारत की पहली mRNA वैक्सीन है, जबकि दुनिया में कोविड-19 के लिए स्वीकृत होने वाली तीसरी mRNA वैक्सीन है। जिम कोवैक-19
नामक यह mRNA वैक्सीन पुणे स्थित जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित किया गया है। इसे सुरक्षित, अच्छी तरह से सहन करने योग्य और इम्यूनोजेनिक पाया गया है। कोवैक्स-19 यह 2 खुराक वाला टीका है। इसे 28 दिनों के अंतराल के भीतर लिया जाएगा। यह लाइफिलाइज या पाउडर के रूप में उपलब्ध है। इसे 2 से 8 डिग्री पर स्टोर किया जा सकता है। यह 18 साल से अधिक उम्र वाले वयस्क के लिए उपलब्ध होगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीसी नरसिम्हा राव की जयंती। हाल ही में 28 जून को भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देश की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस वर्ष 2022 यह इनकी 101वीं जयंती थी। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक प्रखर विद्वान और राजनेता थे, जिन्हें देश की आर्थिक और विदेश नीतियों को एक नई दिशा दी। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। यह पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील थे और राजनीति में आकर इन्होंने कई महत्वपूर्ण विभाग का कार्यभार संभाला। यह 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1975 से 1976 तक यह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे। अगला चर्चा का विषय है नासा का कैपस्टोन मिशन लॉन्च। हाल ही में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। यह स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा। यह अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से प्रक्षेपित किया गया। इसे नासा द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसे कक्षा में छोटे पेलोड पहुंचाने में अग्रणी यूएस न्यूजीलैंड की कंपनी रॉकेट लैब द्वारा किया गया है। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान क्या है? कैपस्टोन का पूरा नाम सेलुलर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट है। यह माइक्रोवेव ओवन के आकार क्यूबसेट है, जिसका वजन सिर्फ 55 पाउंड और लंबाई 59 फुट है। यह वेस्टमिंस्टर कोलोराडो स्थित एक निजी कंपनी एडवांस स्पेस के स्वामित्व में है और इसके द्वारा संचालित है। कैपस्टोन की लागत 30 मिलियन से भी कम है। अगला है कवि रामदास मिश्र को मिली सरस्वती सम्मान। हाल ही में साहित्य पुरस्कार के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक सरस्वती सम्मान 2021 का वितरण किया गया है। इस वर्ष सरस्वती पुरस्कार कवि रामदास मिश्र की उनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। यह कृति 2015 में कवि की एक उदास अभिव्यक्ति के रूप में प्रकाशित हुई थी। इस कृति में आंतरिक जीवन, सामाजिक सरोकार, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, मानवीय दृष्टिकोण, दलित के शोषण, मौसम में उल्लास और जलवायु संबंधी चिंताओं का वर्णन है। अब कल के प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? इसका सही विकल्प है नितिन गुप्ता को। अगला प्रश्न है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प है डी खुशी पटेल ने जीता है। अगला प्रश्न है कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है, जहां वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन
किया जाता है? इसका आयोजन असम में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? इसका सही विकल्प है ईरान। अगला है, रोहिलखंडेल किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? इसका सही विकल्प है राजस्थान। जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का नया निदेशक चुना गया है? इसका सही विकल्प है ए मोहम्मद जलूद। अगला है, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? इसका सही विकल्प है G7 बैठक में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड की किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? इसका सही विकल्प है बी कृष्णमूर्ति का। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देश के समूह में शामिल किया गया है? इसका सही विकल्प है गैबान और टोक्यो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।